स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है बांझपन या बांध्यता यानी इनफर्टिलिटी। तो जो बांझपन या बांध्यता होता है वो होता है बिना गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए अगर कोई महिला 12 महीने या उससे अधिक समय तक नियमित संभोग क्रिया के बाद भी गर्भधारण न कर पाती है तो उसी को हम लोग बांध्यता या बांझपन के नाम से जानते हैं। गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए बिना 12 माह अथवा अधिक समय तक नियमित संभोग क्रिया करने के बाद भी गर्भधारण न कर पाने की अक्षमता ही बांध्यता कहलाती है। अगर बिना किसी गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए 12 महीने या उससे अधिक समय तक नियमित संभोग करने के बाद भी अगर कोई स्त्री गर्भधारण नहीं कर पा रही है उसी को हम लोग बांध्यता या बांझपन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज। तो जब 45 से 55 साल की कोई स्त्री हो जाती है तो उस समय उसके शरीर में अंड बनना समाप्त हो जाता है। ठीक है, और उसके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की भी अनियमितता या कमी आ जाती है, जिसके कारण जो होता है वो कभी मां नहीं बन सकती है। ठीक है, इसी को हम लोग मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। या किसी स्त्री में अंतिम मासिक धर्म का आना और उसके बाद से अस्थायी रूप से बंद हो जाना ही रजोनिवृत्ति कहलाती है। यह जो अंतिम मासिक धर्म जो है वो 45 से 55 साल की आयु में आता है। अगला क्वेश्चन है बंडल वलय यानी बंडल रिंग। तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में तीव्र संकुचन के फलस्वरूप गर्भाशय के चारों ओर एक खांच अथवा कर्व बन जाती है, उसी को ही बंडल रिंग के नाम से जानते हैं। इसे पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग भी कहते हैं। जो गर्भाशय होता है उसके ऊपर में तेज कंस्ट्रक्शन के कारण गर्भाशय जो यानी यूट्रस के चारों ओर एक कर्व बन जाता है, उसी को हम लोग बंडल रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम रिट्रैक्शन रिंग भी होता है। ठीक है, गर्भाशय के ऊपरी भाग में तेज कंस्ट्रक्शन के कारण गर्भाशय के चारों ओर एक कर्व बन जाता है, उसी को बंडल रिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संकुचनी वलय यानी कॉन्ट्रैक्शन रिंग। गर्भाशय के सर्कुलर पेशीय तंतुओं की ऐंठन यानी स्पास्म के कारण एक अंगूठी के समान रिंग विकसित होती है, इसी को संकुचनी वलय के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब गर्भाशय के सर्कुलर पेशी तंतुओं में ऐंठन होता है उस कारण एक अंगूठी के समान रिंग विकसित होती है। यह रिंग गर्भाशय में कहीं भी व प्रसव के किसी भी अवस्था पर बन सकती है। सामान्यतः यह रिंग ऊपरी गर्भाशय भाग तथा निचले गर्भाशय भाग के जंक्शन पर यानी ज्वाइंट पर फेटस की सेफ्लिक परिस्थिति में शिशु की गर्दन के निकट बनती है। ठीक है, उसी को हम लोग संकुचनी वलय के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अत्यधिक कंस्ट्रक्शन के कारण गर्भाशय में शिशु के गर्दन के निकट एक अंगूठी के समान रिंग बनता है, उसी को हम लोग संकुचनी वलय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेविया असामान्य प्रसव यानी सर्वाइकल डिस्टोसिया। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है या नॉर्मल जो डिलीवरी है वो लंबा खींच जाता है। ठीक है, या जो सामान्य प्रसव होना चाहिए उससे अधिक स्थिति में चला जाता है या उससे अधिक दिन चला जाता है। इसका जो कारण होता है वो होता है सर्विक्स का विस्तारित ना होना। जो डायल्टेशन होता है सर्विक्स का, अगर वो डायल्टेशन ना हो तो ये स्थिति बन जाती है। इसी को हम लोग सर्वाइकल डिस्टोसिया के नाम से जानते हैं। यानी गर्भाशय में पूर्ण प्रभावी संकुचन के होते हुए भी प्रसव की अवधि लंबी हो जाना ही सर्वाइकल डिस्टोसिया कहलाता है। इसका कारण होता है सर्विक्स का विस्तारित न होना। ठीक है, अगर सर्विक्स विस्तारित ना हो तो प्रभावी संकुचन यानी कंस्ट्रक्शन के बावजूद प्रसव की अवधि लंबी खिंच जाती है। इसी को हम लोग सर्वाइकल डिस्टोसिया के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत अधिक पीड़ा होती है। ठीक है, और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है बाधित प्रसव यानी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। स्त्री के गर्भाशय संकुचन तीव्र होने के बावजूद भी शिशु के प्रसूति अंग के नीचे की ओर नहीं खिसकना ही बाधित प्रसव कहलाता है। ठीक है, तेज कंस्ट्रक्शन हो लेकिन गर्भाशय से शिशु का बाहर न निकलना ही बाधित प्रसव कहलाता है। तेज संकुचन होने के बावजूद भी अगर शिशु शरीर से बाहर नहीं आ रहा है या गर्भाशय से बाहर नहीं आ रहा है
तो उसी स्थिति को बाधित प्रसव बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसव प्रेरण यानी इंडक्शन ऑफ लेयर। तो इसे हम लोग गर्भाशय संकुचन से पूर्व व 28 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद जानबूझकर गर्भाशय संकुचन उत्पन्न करना ही प्रसव प्रेरण कहलाता है। यानी किसी बाहरी प्रेशर द्वारा या किसी बाहरी विधि द्वारा 28वें सप्ताह के बाद गर्भावस्था में जानबूझकर संकुचन उत्पन्न कराना ही प्रसव प्रेरण कहलाता है। कुछ विशेष कंडीशन में इसको हम लोग अपनाते हैं जिससे माँ और शिशु का जान बचाया जा सकता है और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त दिया जा सके। ठीक है, जैसे किसी इमरजेंसी के सिचुएशन में ऐसे किया जाता है जब 28वें सप्ताह के तक गर्भाशय में जानबूझ के संकुचन उत्पन्न कराया जाता है या किसी बाहरी विधि द्वारा गर्भाशय संकुचन उत्पन्न कराया जाता है जिससे लेबर होना शुरू होता है और बच्चा जो है बाहर आ जाता है। इसी स्थिति को प्रसव प्रेरण या इंडक्शन ऑफ लेयर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है रज्जु भ्रंश यानी कॉर्ड प्रोलेप्स। यह एक आपातकालीन स्थिति होता है जिसमें एमनियोटिक झिल्ली फटने के पश्चात शिशु के प्रस्तुति भाग के आगे रज्जु मौजूद होता है। यानी वह स्थिति जब एमनियोटिक झिल्ली फट जाए या प्लेसेंटा फट जाए उसके बाद शिशु के आगे अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाए, इसी स्थिति को रज्जु भ्रंश कहते हैं। नॉर्मली जो होता है वो बच्चा के निकलने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड आता है, लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड पहले ही प्रस्तुत हो जाता है जो एक इमरजेंसी को सूचित करता है या इमरजेंसी दिखाई देना शुरू होता है। इसी को हम लोग रज्जु भ्रंश या कॉर्ड प्रोलेप्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसव पश्चात रक्तस्राव यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज, जिसे पीपीएच बोलते हैं। एक होता है एपीएच यानी एंटीपार्टम हेमोरेज और एक होता है पोस्टपार्टम हेमोरेज। शिशु के जन्म के पश्चात माँ को 6 सप्ताह तक जनन मार्ग से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। ठीक है, यानी सूतिका अवस्था में होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। जो सूतिका अवस्था होती है वो शिशु के जन्म से लेके अगले 6 सप्ताह तक की स्थिति को बोलते हैं। ठीक है, और इसी अवस्था में धीरे धीरे या कभी कभी जोर से भी ब्लीडिंग होना प्रसव पश्चात रक्तस्राव यानी पीपीएच के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रिटेन्ड प्लेसेंटा। ठीक है, रिटेन्ड प्लेसेंटा आरोपण वाले स्थान यानी डेसिड्यूआ से अपरा शिशु जन्म के 5 से 15 मिनट बाद ही डिलीवर हो जाता है। यानी थर्ड स्टेज में जो बच्चा है वह डिलीवर होता है नॉर्मली 5 से 15 मिनट में। शिशु जन्म के पश्चात कुछ महिलाओं में अपरा बाहर नहीं निकलता है। जब प्रसव के पश्चात प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता है तो इस स्थिति को रुका हुआ अपरा यानी रिटेन्ड प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अगर जन्म के बाद अपरा बाहर नहीं निकलता है तो उसी को हम लोग रिटेन्ड प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है वो शिशु के जन्म के साथ ही अपरा बाहर निकल जाता है। अगर कुछ देर बाद भी या कुछ घंटे बाद भी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता है तो उसी को हम लोग रिटेन्ड प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सूतिका अवस्था जबर या प्यूपेरियल पायरेक्सिया। सूतिका अवस्था में किसी स्त्री को बुखार हो रहा है और बुखार जो है वो 100 से ऊपर हो रहा है तो उसी स्थिति को हम लोग सूतिका अवस्था ज्वर या प्यूपेरियल पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। शिशु के जन्म देने के प्रथम 24 घंटे को छोड़कर अगले 20 दिनों तक यदि स्त्री का शरीर का तापमान सामान्य से अधिक रहे तो इस स्थिति को सूतिका अवस्था बुखार या ज्वर के नाम से जाना जाता है। सूतिका अवस्था में होने वाले बुखार को सूतिका अवस्था ज्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूतिका अवस्था का संक्रमण या प्यूपेरियल सेप्सिस। तो इसको भी नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं कि सूतिका अवस्था में होने वाले संक्रमण को सूतिका अवस्था का संक्रमण या प्यूपेरियल सेप्सिस के नाम से जानते हैं। या प्रसव की जटिलताओं के कारण जनन मार्ग में होने वाले संक्रमण को सूतिका अवस्था का संक्रमण कहा जाता है। प्रसव यानी डिलीवरी की जटिलताओं यानी कॉम्प्लिकेशन के कारण जनन मार्ग में होने वाले संक्रमण को सूतिका अवस्था संक्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेस्टाइटिस। दर्द युक्त स्तन का शोधन यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट को ही मेस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। अगर किसी स्त्री के स्तन में इन्फ्लामेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो उसे हम लोग मेस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। मेस्टाइटिस की संभावना दुग्धपान कराने वाली महिलाओं में अधिक होता है। यह स्थिति दुग्धपान कराने वाली महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट को ही हम लोग मेस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। यानी स्तन में सूजन को ही हम लोग मेस्टाइटिस बोलते हैं जिसमें दर्द भी होता है।
अगला क्वेश्चन है श्वासरोध नियोनेटम यानी एस्पेजिया न्यूनेट्रम। ऐसी स्थिति जब शिशु का जन्म के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त न हो तो उसे हम लोग एस्पेजिया न्यूनेट्रम के नाम से जानते हैं। वह स्थिति जब शिशु जन्म ले और उसको पर्याप्त सांस या ऑक्सीजन न मिले तो उसे हम लोग श्वासरोध नियोनेटम के नाम से जानते हैं। यह जानलेवा सिद्ध हो सकता है। देश में नवजात की मृत्यु का एक प्रमुख कारण श्वासरोध है। इसे पेरिनेटल एस्पेजिया बर्थ एस्पेसिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो श्वासरोध नियोनेटम होता है उसमें क्या होता है कि जब जन्म लेता है बच्चा तो वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है या उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी को हम लोग न्यूनेटम एस्पेजिया या एस्पेजिया न्यूनेटम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरोवल सोप यानी कैपट सक्सीडियम। जो कैपट सक्सीडियम होता है उसी को डिफाइन करना है। तो शिशु के सिर पर पाई जाने वाली जल शोधीय सूजन जो खोपड़ी के त्वचा व अन्य ऊतकों में रक्त युक्त लसीय द्रव भर जाने के कारण हो जाती है। यह जन्म के समय से उपस्थित रहता है। वह सीवन रेखा के दूसरी ओर जा सकती है। यह धीरे धीरे 36 घंटों में विलुप्त हो जाती है। दबाने पर इसमें गड्ढा बन जाता है। जो कैपट सक्सीडियम होता है उसमें क्या होता है कि जो सूचर होता है उसके दोनों साइड, ठीक है, कुछ द्रव भर जाते हैं। उसी को हम लोग कैपट सक्सीडियम के नाम से जानते हैं। यह नॉर्मली 26 घंटे में विलुप्त हो जाती है और वहाँ जिस जगह पे ये हुआ रहता है वहाँ पे दबाने पर गड्ढा बन जाता है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।